पर जैसे जैसे इसे पढ़ना शुरू किया और इसके कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझने लगे, तब हमें एहसास हुआ कि इस राइटर ने जाने या अनजाने में कुछ ऐसा लिख दिया है जो हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है, जो पैसे को सहेज कर रखता है, अपने अंतिम समय तक अमीर बना रहता है। इसीलिए राइटर कहते हैं, हाउ यू बिहेव विद योर मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो अबाउट मनी। कि जब आप किसी भी इंसान से बात करें पैसे के बारे में और उसकी कोई एक राय हो, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस इंसान की वो राय उन परिस्थितियों से आती है जिन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ। और शायद यही वजह है कि भारत में आज भी 5% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते। यहाँ पर राइटर का कहना है कि इसके पीछे एक शानदार साइकोलॉजिकल रीजन है, और वो रीजन है, हमारे इन सेशंस के दौरान हम लोग कहानी का छोटा पार्ट लेंगे बट फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अपनी इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के दौरान हमारे सामने से हजारों ऐसी किताबें निकली जो कि फाइनेंस के ऊपर रिलेटेड थीं। हर किताब में पैसे को कमाने, उसे संभाल कर रखने और भविष्य में आगे बढ़ाने के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली, पर कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसने हमें इतना ज्यादा प्रभावित किया हो जितना कि गीता ने किया था। अनटिल अनलेस हमारे हाथ ये किताब नहीं लगी जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब को लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। जब ये किताब पहली बार हमारे हाथ लगी तो हमें लगा कि शायद ये दूसरी किताबों की तरह ही कोई आम किताब होगी, पर जैसे जैसे इसे पढ़ना शुरू किया और इसके कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझने लगे, तब हमें एहसास हुआ कि इस राइटर ने जाने या अनजाने में कुछ ऐसा लिख दिया है जो हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि हमारे समाज में पैसे को एक टैबू के रूप में देखा जाता है? हर कोई इसे चाहता तो है, पर अगर कोई इंसान खुलेआम ये कह दे कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो उसे एक लालची इंसान के तौर पर देखा जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या समाज की हमारे सामने आती है। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो पैसे को बहुत ज्यादा पसंद करता है, अपनी लाइफ में बड़ा पैसा कमाना चाहता है और उसका अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने का एम है, तो हमारी सलाह है कि उसे यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए किताबें पढ़ना थोड़ा बोरिंग काम है, तो रिलैक्स बैठिए और ध्यान से सुनिए। इस पूरे सेशन को हम लोग 10 मिनट के अलग अलग सेशंस में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। दरअसल द साइकोलॉजी ऑफ मनी टोटल 20 चैप्टर्स की एक बुक है। हर एक चैप्टर को हम अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। हमने इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान इन चीजों का ध्यान रखा है कि कोई भी किताब 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक फैक्ट्स और उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे की कहानी। हमारे इन सेशंस के दौरान हम लोग कहानी का छोटा पार्ट लेंगे बट फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, इस पूरे सेशन के दौरान आपको करना यह है कि जहां पर भी आपको कुछ कमेंट आपके दिमाग में आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट जरूर डालिए, क्योंकि आपके फीडबैक्स ही ये तय करेंगे कि हम अपने इस सेशंस की जर्नी को, जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर होगी, जारी रखेंगे या नहीं। अब रिलैक्स बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। बेसिकली ये बुक जब शुरू होती है तो अपने शुरुआती चैप्टर्स, जो कि इसका सबसे पहले चैप्टर से भी पहला पार्ट है, वहां पर यह कहती है कि किसी भी इंसान के लिए जीवन में अमीर बनना बहुत आसान है। उसे करना सिर्फ इतना है कि नॉलेज के बजाय अपनी साइकोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना है। जरा ध्यान से उनके वर्ड सुनिए। अ जीनियस हु लॉसेस कंट्रोल ऑफ देयर इमोशन कैन बी फाइनेंशियल डिजास्टर। द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। Ordinary folks with no financial education can be wealthy if they have handful of behavioral skills। यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास अगर ढंग की साइकोलॉजी है जो कि पैसे के संबंध में है, तो वो अपने जीवन में अद्वितीय अमीर बन सकता है। हमें इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़े नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यह जानना है कि पैसे को कमाने और उसको सहेजने के दौरान हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है। इस कहानी के दौरान राइटर ने 2 ऐसे लोगों की कहानी शेयर की है जिनमें से दोनों ही इंसान काफी पैसा कमा लेते हैं, पर एक इंसान उस पैसे को लगातार खर्च करता रहता है बेहिसाब, और दूसरा इंसान उस पैसे को संभाल कर रखता है। जाहिर है कि जो इंसान बेहिसाब तरीके से पैसा खर्च कर रहा था, जल्दी ही वो ब्रोक हो जाता है, और पहला इंसान जो पैसे को सहेज कर रखता है, अपने अंतिम समय तक अमीर बना रहता है। इसीलिए राइटर कहते हैं, हाउ यू बिहेव विद योर मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो अबाउट मनी। यानी कि आप पैसे के बारे में कैसे बिहेव करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप पैसे के बारे में क्या जानते हैं। दूसरी चीज जो राइटर का कहना है वो ये है कि पैसे के संबंध में आप चाहे जितना ज्ञान हासिल कर लें,
जब तक आपके खुद के ऊपर वो सिचुएशन नहीं पड़ती और जब तक आप उस सिचुएशन से खुद नहीं गुजरते, आप कभी भी ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि कम पैसा या ज्यादा पैसा संभालते समय आप कैसा महसूस करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर जो दूसरों को सेमिनार में बड़े बड़े ज्ञान देते रहते हैं, जब अपना खुद का लाइव ट्रेडिंग करने का समय आता है तो वो बड़े बड़े लॉसेस करके बैठते हैं। आप जानते हैं कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी के बारे में इस पर्टिकुलर बुक में राइटर ने कहा है कि जब खुद पर पड़ती है तब आपको वाकई पता चलता है कि एक इंसान पैसे के बारे में कैसे बिहेव करता है। और इसी जगह पर राइटर कहते हैं कि इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अगर आप ठीक से बिहेव करें और जरूरत से ज्यादा लोन न लें और अपने पैसे को अनावश्यक तरह से खर्च न करें, तो आप दूसरों से कहीं बेहतर परिस्थिति में हो सकते हैं। वो कहते हैं कि एक जीनियस इंसान वो है जो विपरीत परिस्थितियों में नॉर्मल बिहेव करे, जबकि ज्यादातर लोग पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब चलिए इस किताब का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि है अमीरी की पहल। बेसिकली ध्यान रखिए, अलग अलग समय में पैदा हुए लोग अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस पैसे के बारे में अपने जीवन में रखते हैं, और पैसे के संबंध में उनकी राय वो किस माहौल में पले बढ़े हैं, उस समय इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थीं, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। क्या आपने कभी इस चीज पर गौर किया है कि क्यों हमारे बाप दादा इस बात पर बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि बैंकों में एफडी ही सबसे सेफ निवेश है? उसकी वजह यह है कि उनके समय में एफडी पर मिलने वाला रिटर्न 10 से 11% हुआ करता था, और उस समय कोई और रिटर्न के बहुत ज्यादा रास्ते अवेलेबल नहीं थे। पर आज के समय में जब एफडी के अंदर मिलने वाला रिटर्न 4 से 5% है और वहीं इन्फ्लेशन 7 से 8% है, तब हमारे आपके जैसे लोग बैंकों में रखने वाली एफडी को बेवकूफ़ी समझते हैं और ज्यादा रिटर्न के लिए या तो स्टॉक मार्केट का मुंह देखते हैं या फिर क्रिप्टोज का या फिर ऐसे ही किसी अदर इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहला नियम जो पहला चैप्टर समझाता है वो ये है कि जब आप किसी भी इंसान से बात करें पैसे के बारे में और उसकी कोई एक राय हो, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस इंसान की वो राय उन परिस्थितियों से आती है जिन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ। कुछ लोग जो बहुत अमीर घराने से होते हैं वो पैसे के संबंध में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 5 से 10 लाख रुपए का लॉस करना कोई बड़ी चीज नहीं है। वही एक ऐसा इंसान जो लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहा है, उसके लिए 5 से 10 लाख एक बड़ी रकम है, इसलिए वो इस पर रिस्क नहीं लेता। इसलिए जब आप किसी इंसान के साथ में बात करें, किसी को समझाने की कोशिश करें या किसी का नजरिया समझ रहे हो, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है और किस समय का तजुर्बा पैसे के मामले में उसके पास मिला है। दूसरी चीज जो चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलती है वो है फियर और अनसर्टेनिटी के बारे में। इसमें इनका कहना है कि पैसे से जुड़ा हुआ जो डर और अनसर्टेनिटी है उसको दुनिया का कोई भी नॉलेज फुलफिल नहीं कर सकता है। जब तक आप उस परिस्थिति को खुद ही एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक आप कभी भी पैसे के संबंध में जुड़ा हुआ डर और अनसर्टेनिटी के बारे में क्लियर नहीं बता सकते। इसीलिए आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पेपर ट्रेड करते समय स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, वो जब रियल ट्रेडिंग फ्लोर पर आते हैं तो बड़े बड़े नुकसान करते हैं। इन सभी के साथ राइटर ने पहले चैप्टर में 2 और लेसन्स दिए हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो भी डिसीजंस या फिर पैसे के संबंध में जो भी डिसीजंस होते हैं, उनमें से ज्यादातर डिसीजन हमारे गोल्स और उन कैरेक्टरिस्टिक्स से बंधे हुए होते हैं जो कि समय के साथ हमने सीखी हैं। अपने बाप दादाओं के समय में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग या तो बैंकों की एफडी या फिर रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाना बेहतर समझते थे। पर हम सभी जानते हैं कि नोटबंदी और स्पेशली रेरा के नियमों के बाद रियल एस्टेट के अंदर आने वाला एप्रिसिएशन बहुत कम हो गया है। इसलिए आज के समय में हम इन निवेश को उतना मूल्यवान नहीं मानते हैं। और नंबर 2, यहां पर राइटर ये कहते हैं कि पैसे का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन को ध्यान से देखें और उसके कंपैरिजन में पैसे के हमारे नॉलेज को ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि पैसे का हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जो भी डिसीजंस कर रहे हैं, आपको ज्यादातर लोगों के डिसीजंस गलत मिलेंगे। और शायद यही वजह है कि भारत में आज भी 5% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते। यहां पर राइटर का कहना है कि इसके पीछे एक शानदार साइकोलॉजिकल रीजन है, और वो रीजन है हम में से ज्यादातर लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते समय गलत डिसीजन लेते हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि हम मूर्ख हैं, बल्कि ये इस वजह से है कि फाइनेंशियल्स के बारे में हमारा नॉलेज अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। मिसाल के लिए भारत के अंदर इकोनॉमी 92 के आसपास ही खुली, तब स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड या रियल एस्टेट बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं माने जाते थे।
ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंकों के अंदर, किसान विकास पत्र या फिर पोस्ट ऑफिस में रखना पसंद करते थे। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट भी नहीं बन पाया है। आज भी भारत के अंदर सिर्फ 5 से 6% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो लेखक यहाँ पर यह कहते हैं कि चूंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारा नॉलेज बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, इसलिए आज भी ज्यादातर लोग न ही पैसे के बारे में ठीक से जानते हैं, जानकारी रखते हैं और न ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। सो बेसिकली सबसे पहली गलती जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के हिसाब से किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है वो ये है कि उनके पास पैसों के बारे में नॉलेज ही नहीं होता। ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसे मैंडेटरी बनाया गया है, ना ही लोग इसे अपनी तरफ से मेहनत करके जानना चाहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसे के बारे में आप अपनी समझ को बढ़ाएं और भविष्य में ज्यादा पैसा कैसे अर्न करें और उसे संभाल कर कैसे रखें, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है चैप्टर 1 को ध्यान से पढ़ना और धीरे धीरे पैसे के बारे में अपनी समझ विकसित करना। अब दोस्तों, हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आज का ये सेशन जिस आसान भाषा में हमने आपके साथ समराइज किया आपको पसंद आया? अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपके आने वाले फीडबैक से ही हम आगे के सेशंस को और बेहतर बनाने में मदद हासिल कर पाएंगे। यदि ये सीरीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहती है तो हम कोशिश करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी कालजयी किताबों का डिटेल डिस्कशन करने की। आपके फीडबैक्स का हमें इंतजार रहेगा। पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है इसे सीखना, और सीखने के लिए जिंदगी से बेहतर कोई टीचर नहीं, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।